स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12 की केमिस्ट्री में। क्लास 12 में हमारा आर्टिकल चल रहे थे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। हमने इसमें आपको एल्कोहल का लगभग संपूर्ण भाग आपको पढ़ा दिया है। जैसे एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल बनाने की विधियां, एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, साथ में आपको एल्कोहलों की प्रकृति भी बताई, साथ में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान भी बताई। ये सब हमने पीछे आपको लगभग हमारा एल्कोहल चैप्टर समाप्त हो गया। लेकिन एल्कोहल में हमारे दो यौगिक है जो सिलेबस में, पहला है मेथिल एल्कोहल और दूसरा है एथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल में हमने आपको उसकी बनाने की विधियां कई बताई हैं। जैसे मेथिल एमीन से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाया होगा आपने, मेथिल क्लोराइड या मेथिल हैलाइड से मेथिल एल्कोहल बनाया होगा, है ना। 5-6 विधियां आपने लिख ली होंगी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो औद्योगिक विधियों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। औद्योगिक माने इंडस्ट्रियल, जहां बल्क में बड़ी मात्रा में चीजें तैयार करी जाती हैं, उसको हम कहते हैं औद्योगिक विधि। तो मेथिल एल्कोहल की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी विधियां 5-6 पीछे पढ़ी हुई है। मेथिल एमीन से मेथिल एल्कोहल बनाना, मेथिल हैलाइड से मेथिल एल्कोहल बनाना, फॉर्मल्डिहाइड से, फार्मिक अम्ल से, इन सब से हम लोगों ने मेथिल एल्कोहल बनाए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल का निर्माण, मेथिल एल्कोहल के निर्माण की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधियों से जो है वो मेथेनॉल किस तरीके से बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले जो मेथिल एल्कोहल है हमारा, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल को औद्योगिक विधियों से दो तरीके से बनाया जाता है। पहला है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा और दूसरा है जल गैस के द्वारा। पहला कौन सा बताया? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, और दूसरा तरीका बताया जल गैस के द्वारा। तो हम यहां लिख सकते हैं मेथिल एल्कोहल को लकड़ी के भंजक आसवन या लकड़ी के भंजक आसवन या जल गैस के द्वारा बनाया जाता है। औद्योगिक विधियों से दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा और दूसरा जल गैस के द्वारा। आज हम पहले सीखेंगे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। प्रयोगशाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो चार्ट पर ये चित्र आप बना करके ले जाइए। और जो दूसरा वाला है, ये जो जल गैस, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जल गैस के द्वारा मेथेनॉल का निर्माण लिखिए, या कैसे प्राप्त करोगे जल गैस से मेथेनॉल। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। तो चलते हैं, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग सभी लोग डाल लेंगे, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। भंजक कहते हैं जलाने को, लकड़ी तो आप सभी लोग जानते हैं। लकड़ी को जला करके मेथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा या करके, पहले हम लोग क्या करें, एक बार ऐसे ही पूरा फिगर आउट करके देख ले, फिर उसके बाद इसको हम चित्र बना करके आपको समझाते हैं। पहले एक बार आप ऐसे देखिए। पहले क्या करेंगे, आप सूखी लकड़ी लेंगे, किसी चीज की, वो कोई स्पेशल लकड़ी नहीं है कि आम की ही लेना है या जामुन की ही लेना है या माचिस की तीली ही लेना, जो बेहतर मिल जाए आपको। पहले बहुत सारी सूखी लकड़ियों को कलेक्ट करेंगे।
और कलेक्ट करने के बाद उन्हें किसी भट्टी में, किसी बंद पात्र में ऐसे हमें जलाना है वायु की अनुपस्थिति में। डायरेक्ट ऐसे आपने देखा होगा कि चूल्हे में लकड़ियां जलती हैं, चूल्हे में जो लकड़ियां जलती हैं वो वायु की उपस्थिति में जलती हैं। देखा आप लोग माचिस हम जलाते हैं, माचिस आगे आगे जलती है तो आपने देखा होगा पीछे उसके जो है वो लिक्विड पानी ऐसा छूटता है। लकड़ियों पर भी आप गौर करना है कि लकड़ियां जब जलती हैं तो पीछे हल्का सा जो है वो पानी छूटता है, लेकिन हाई टेम्परेचर होता है, आग बहुत तेजी से जल रही होती है तो वो पानी वेपर में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, तो हमें इतनी जल्दी आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। मेथिल अल्कोहल का निर्माण हम बाई प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे, उसका ऑपरेटर्स तैयार हो रहा है। फिलहाल थ्योरेटिकली इसको समझ लीजिए चल करके। पहले एक क्या करा, सूखी लकड़ी ली और इस सूखी लकड़ी को बंद पात्र में, ऐसे पात्र में बंद करना है जहां एयर अंदर ना पहुंच पाए। लोहे का टीन का डब्बा ले लीजिए एक, या कांच की कोई ले लीजिए, इस तरीके से कि अंदर हवा नहीं पहुंचनी चाहिए। और क्या करेंगे कि इसको जला देंगे। जलाने से मतलब है सुलगा देंगे। ऐसे करके देखो, ये यहां पर जैसे हमने एक टीन का या लोहे का बड़ा सा डब्बा लिया और इसके अंदर ये बहुत सी छोटी छोटी जो है वो लकड़ियां भर दी। ऐसे करके आप समझते भी जाइए और उधर फिगर भी समझते जाइए यहां से। और इसको क्या करा, एक भट्टी में ऐसे करके रख दिया, ऐसे इस डब्बे को। भट्टी में नीचे क्या करा, ईंधन भर दिया जिससे इसको जलाएंगे। लकड़ी है, अगर ईंधन ना हो तो आप गैस वाली भट्टी पे रख दो, गैस से जला दो, बर्नर से जला दो। तो यहां हमने क्या करा, ईंधन रख दिया बहुत सारा, ऐसे ऐसे। इसके बारे में भी हम सब समझाएंगे। चारों तरफ ईंधन भर दिया अच्छी तरीके से। और अगर ईंधन ना हो तो आप इसी बॉक्स को गैस चूल्हा जो होता है उसके ऊपर रख दीजिए, उससे बना लीजिए। और रखने के बाद नीचे से इसमें आग लगाई जाएगी। अब अच्छा देखिए, जब ये पूरे जो पात्र है वो एक लोहे का बना हुआ है और उसके अंदर भरी हुई है लकड़ियां, तो आप बताओ ये जो आग होगी नीचे से, ये जो जल रही है, ये वाली आग, ये जो आग जल रही है वो डायरेक्ट लकड़ियों को जलाएगी या पहले लोहे को गर्म करेगी? पहले लोहे को, क्योंकि लकड़ियां तो उसके अंदर भरी हुई है ना। तो लोहा पहले बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म होगा और उस लोहे की हीट से अंदर की लकड़ियां जो है वो सुलगना शुरू होंगी, जाकर के सुलगेगी बहुत तेजी से। और जब सुलगेगी तो यहां पर हम लोग क्या करें, एक निकास नली लगा दें ऐसे करके, ताकि सुलगे तो कोई चीज जो निकले वो हमें दिखाई पड़े। ऐसे करके निकास नली लगाई ऐसे करके। आगे चल करके फिर हम देखेंगे, इसको चित्र बनाएंगे सही तरीके से। यहां से बहुत तेजी से जब सुलगेगी तो जाहिर सी बात है लकड़ियां सुलगती हैं तो उसमें क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो धुआं निकलेगा, जो धुआं और लकड़ी को कहते हैं कास्ट। तो लकड़ी जब सुलगी, सूखी लकड़ी बिना वायु के, यहां हम लिख दें बिना वायु के, बिना वायु के जो है वो भंजक आसवन किया, जलाया। इसको हमने डायरेक्ट नहीं जलाना है, जैसे चूल्हे में लकड़ियां जलाते ऐसे नहीं जलाना है हमको। हमको जलाना है कि अंदर जैसे कोई एक बर्तन लिया, उसके अंदर भर दी और नीचे से तली में, जैसे हम लोग खाना ना बनाते हैं, घर में जो सब्जी बनाते हैं उसमें डायरेक्ट आग में नहीं रखते हैं, बल्कि बर्तन में, फिर बर्तन की हीट से अंदर वाला खाना बचता है जाकर के। ये तो बहुत कॉमन बात है, सभी ने देखा होगा। तो बिना वायु की उपस्थिति में जो है वो सूखी लकड़ी को हमने जलाया। तो जलाएंगे तो जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले धुआं निकलेगा। धुआं जो होगा उसको हम कहेंगे कास्ट गैस। उस धुएं में जो होगी वो कास्ट गैसेस होंगी, है ना। तेजी से धुआं निकलेगा। अब उसमें कौन कौन सी गैसें हो, CO2 ही नहीं होगी ना, धुआं है तो आप पे तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें और भी बहुत सारी गैसें होंगी। अभी हम एक एक करके सब पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद साथ में जो हमने बताया कि जब हम माचिस की तीली को जलाते हैं तो पीछे से हल्का सा लिक्विड आता है, द्रव। और किसी भी लकड़ी को जलाइए आप, माचिस को जला के गौर से पीछे देखना, लिक्विड पीछे छूट रहा होगा। ऐसे और भी लकड़ी को किसी को जलाना तो आप पीछे देखना कि लिक्विड छूट रहा होगा। तो लिक्विड यानी द्रव है और वो किससे मिल रहा है, लकड़ियों से। तो दूसरी एक चीज हमें यहां प्राप्त होगी जाकर के, काष्ठ द्रव। और जब पूरी तरीके से ये जल जाएगा, क्रिया खत्म हो गई, तो बताओ अंदर की लकड़ियां ही बनी रहेंगी या सुलग करके कोयले में बदल जाएंगी?
अब जाहिर सी बात है कि जब नीचे आग जल रही है, लोहे की भट्टी तेजी से गर्म हुई, बर्तन गर्म हुआ, तो अंदर की लकड़ियों को वो सुलगा तो देगा पूरी तरीके से, और जब वो सुलग जाएगा तो इसका मतलब है कि वो पूरा कोयला बन जाएगा, और कोयला होता है हमारा ईंधन। तो तीसरी चीज हमारी मिलेगी जाकर के ईंधन, फ्यूल। देखा, जब एक सूखी लकड़ी को हम जलाते हैं वायु की, बिना वायु की उपस्थिति में, अंदर एयर नहीं पहुंचनी चाहिए, तो तीन चीजें मिलेंगी आपको। कौन कौन सी बताई? पहले धुआं बहुत तेजी से आएगा, जो धुआं आ रहा है वो है कास्ट गैस, साथ में लिक्विड मिलेगा, कास्ट द्रव, वुड स्पिरिट या वुड जिसे हम कहते हैं वुड लिक्विड, और तीसरा जो लकड़ियां पूरी तरीके से सुलग जाएंगी, काले कलर की कोयले में बदल जाएंगी, तो वो हमारा कहलाएगा ईंधन, या उसे हम कास्ट ईंधन भी कह सकते हैं। देखिए, इसका हमारे पास अभी कोई काम नहीं, इसको हमें आगे नहीं ले जाना है, गैसेस को सारा हम बाहर पास आउट कर देंगे, निकाल देंगे, उसे हमें एकत्रित नहीं करना है। ईंधन का काम भी हम नहीं लेंगे, जो ईंधन, ये लकड़ियां हमारी ईंधन में बदल गई, अब जब दोबारा फिर कभी मेथिल अल्कोहल बनाएंगे तो जो नीचे ईंधन भरा हुआ है, यही ईंधन निकाल करके यहाँ नीचे भर दिया गया। जैसे आपने देखा है शादी बारातों में बड़े बड़े देगों में जब खाना बनता है तो नीचे लकड़ियां जलाई जाती हैं, और लकड़ियां जलाने के बाद जब वो पूरी तरीके से जल जाती है तो कोयला बचता है। उस कोयले का आप कोई काम नहीं, उस कोयले को आप उठा लीजिए, प्रेस में इस्तेमाल कर लो, कभी भुट्टे उट्टे भूनो तो उसमें इस्तेमाल कर लो, यही तो काम है ना उसका। तो ये जो हमारा ईंधन बचा हुआ है, इसका कोई काम नहीं, इसको उठा करके जब दोबारा कभी फिर ये प्रोसेस चालू करेंगे मेथिल अल्कोहल, तो अब हमें ईंधन लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर वाला ईंधन हमें मिल चुका है, तो कोयले के रूम में यहाँ नीचे भर दिया जाएगा ऐसे करके। तो हमें ईंधन के भी नहीं, हमें ये चाहिए है कास्ट द्रव, हमें इससे, क्योंकि हमें मेथिल अल्कोहल निकालना है, कास्ट द्रव। अब कास्ट द्रव को जब यहां से निकाल करके, और उसे चूंकि गर्म, यहां से जब निकलेगा तो बहुत हीट, बहुत गर्म होगा, जब गर्म होगा तो इसका मतलब है इस कास्ट द्रव को हम क्या करेंगे कि पहले एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करने के बाद इसे ठंडा करेंगे। ठंडा आप किस तरीके से कर सकते हैं? चारों तरफ बर्फ लगा दो उसके, है, और चाहे जो है वो एक जल संघनित्र से उसको गुजार दो, ऊपर से पानी जाता रहेगा, वो ठंडा होता रहेगा। तो हम यहाँ बर्तन में जो है वो इस कास्ट द्रव को भर लेंगे, और भरने के बाद जब इसको हम ठंडा करेंगे तो ये दो तरीके की परतों में ये द्रव टूटेगा। पहली परत जो नीचे होगी वो बहुत काली होगी, ऐसे करके, ये वाली ऐसे दो परतों में वियोजित होगा, ये बहुत काली परत होगी। और दूसरी जो ऊपर की लेयर होगी वो होगी भूरे कलर की, हम यहाँ रेड लिख रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी परत होगी वो भूरे कलर की होगी, ऐसे करके, ऐसे भूरे कलर की ये लेयर होगी। ऐसे दो परतों में ये कास्ट द्रव, जब इसको हम ठंडा कर देंगे, हम यहां लिख देते हैं ठंडा, जब इस कास्ट द्रव को ठंडा किया तो ये दो परतों में टूटा, एक काले कलर की परत और एक भूरे कलर की परत। ये हम आपको इसलिए भी और डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपने इसको चार्ट पर बनाया तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि सूखी लकड़ी को अगर हम वायु के साथ जलाएं तो क्या होगा, वायु के बिना जलाएं तो क्या होगा। भाई अगर आप सूखी लकड़ी को वायु के साथ जला दोगे तो जैसे चूल्हे में लकड़ियां जल रही, आपको कुछ हासिल नहीं होना, सिर्फ कोयला मिलेगा, गैसेस पास आउट हो जाएंगी, जो कास्ट द्रव होगा वो भी वाष्पीकृत हो जाएगा, तो वो भी आप नहीं रोक पाओगे। वायु के बिना जलाना है, यानी अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचनी चाहिए। एक बात क्लियर हुई। दूसरी चीज, जो कास्ट गैसेज हैं, ये धुएं के अंदर जो भरी हुई बहुत सारी गैसें होंगी जो दिखाई पड़ेंगी, लकड़ियां जलती हैं, तो उसका हमारे पास अभी कोई काम नहीं, तो हम इसे जाने देंगे। ईंधन का हम दोबारा फिर रिसाइकिल कर लेंगे, दोबारा भट्टी में भर करके दोबारा फिर मेथिल अल्कोहल बना लेंगे, तो उसका भी हमारे पास कोई काम नहीं। जो ये हमारा वुड लिक्विड है, कास्ट द्रव है, इसको हमने ठंडा करा, ठंडा जैसे ही करा तो ये दो तरीके की परतों में टूट गया। जैसे आपने देखा होगा कि सरसों का जो तेल होता है, इसे आप बहुत दिन तक अगर आप रखा रहने दें तो आपने देखा होगा कि नीचे गाद जैसी बैठ जाती है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, देखा होगा सभी लोगों ने। ऊपर लिक्विड तैरता रहता है, नीचे एकदम काले कलर की गाद कहते हैं जिसे, वैसे ही सेम बिल्कुल काले कलर की गाद टाइप की नीचे बैठ जाती है,
और भूरे कलर का जो लिक्विड है वो ऊपर रहता है। अब समझिए, इस भूरे कलर के लिक्विड को कहते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। और जो काले कलर की परत का द्रव है इसे कहेंगे कास्ट टार। भाई डामर जैसा, गाद जैसी नीचे बैठ जाएगी, वो होगा कास्ट टार। और जो ऊपर हल्का होगा द्रव भूरे कलर का उसे कहेंगे पायरोलिग्नियस अम्ल। समझ में आया? सूखी लकड़ी से पायरोलिग्नियस अम्ल कैसे बनाया जाएगा, क्या प्रोसेस है उसका। सबसे पहले सूखी लकड़ी को बिना वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, तो जलाने पर कास्ट गैसेस निकलेंगी, उन्हें पास आउट कर देंगे। ईंधन बचेगा उसे भी हम हटा देंगे। जो हमारा कास्ट द्रव है उसको एक बर्तन में इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद उसको हम ठंडा करेंगे। तो जैसे ही ठंडा करेंगे दो परतों में ये वियोजित हो जाएगा। पहला काले कलर की परत होगी, दूसरी भूरे कलर की परत होगी। जो भूरे कलर की परत है वही हमारी कहलाई पायरोलिग्नियस अम्ल। अब ये पायरोलिग्नियस अम्ल क्या है? हमने सल्फ्यूरिक अम्ल सुना, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सुना, हमने नाइट्रिक अम्ल सुना, बहुत सारे हमने फार्मिक अम्ल पढ़ा, एसिडिक अम्ल सुना। अब ये नया अम्ल कौन सा आ गया जिसका नाम है पायरोलिग्नियस अम्ल। इसके बारे में हम लोग अभी नीचे बात करेंगे चल करके कि पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पहले सूखी लकड़ी लेंगे, वायु की अनुपस्थिति में उसको जला देंगे, कास्ट गैस और ईंधन इसको हटा देंगे, कास्ट द्रव मिलेगा, इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने पर दो तरीके की परतें मिलेंगी, जिसे नंबर एक पर जो ऊपर वाली परत होगी वो भूरे कलर की होगी और नीचे वाली होगी काले। जो ऊपर वाली है उसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं, नीचे वाली इसे हम कहते हैं कास्ट टार। इसमें एरोमेटिक यौगिक बहुत मौजूद होता है, जैसे फिनॉल है ना, बेंजल्डिहाइड है, इस टाइप की चीजें इसमें एरोमेटिक वाली चीजें मिलती हैं। और इसमें एलिफेटिक वाली जो हमारा मेथिल अल्कोहल बनाना है वो मिलेगा जाकर। तो ये आपको फिगर या पूरा पिक्चर जो है वो समझ में आ गई होगी कि हमें आखिर करना क्या है। ठीक है, अब हम आपको चित्र बना रहे हैं, चित्र बनाने के बाद समझाते हैं। आप भी अच्छा सा चित्र बनाइए, फिर उसकी भाषा लिखवाते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पूरा चार्ट के हिसाब से समझ लिया है। अब ये सामने रहा आपके चित्र, वही जो चार्ट बनाया था, इस चित्र को अच्छी तरीके से आप लोग ऐसे ही बनाइए। और उसके बाद अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि इसको किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा इधर उसी तरीके से अपनी बात को लिख दिया जाएगा। सबसे पहले देखो क्या करा गया, एक ब्लैक कलर की जो ये आपको दिखाई पड़ रही है ये है भट्टी। हमने आपको बताया है कि आप भट्टी की जगह पर गैस भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसके ऊपर भट्टी के अंदर ये देखो नीचे जो आपको ये त्रिभुज टाइप का दिख रहा है, ये बर्तन में नीचे लगे हुए पैर होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर ये पैर ना हो तो क्या होगा। आपके घर में, सभी के घर में गैसेस हैं। आपने देखा होगा कि बर्नर जो गैस की जाली जो जलती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास ऐसे निकली हुई जाली रखी होती है। अगर वो जाली ना हो तो क्या होगा, बर्तन सीधा जो है वो बर्नर के ऊपर, जाली के ऊपर रख जाएगा और गैस प्रचुर मात्रा में नहीं निकलेगी, खाना जल्दी नहीं बनेगा। हो सकता है कि गैस रेयर केस में गैस जलेगी ना। इसीलिए अब बर्तन को तली से गर्म करना है तो बर्तन को जो बर्नर होता है, जाली होती है, इससे कुछ उठा करके रखना होता है, कुछ जगह मिले तभी तो गैस जलेगी ना। तो ऐसे ही बर्तन में नीचे इस तरीके के जो है वो पैर लगा देंगे ताकि नीचे एरिया बने, ताकि नीचे हम ईंधन को जला सकें। तो ये पैर लगे हुए हैं। लोहे का बर्तन लिया, उस लोहे के बर्तन में ये देखो अंदर भरी हुई है सूखी लकड़ी, बहुत सारी सूखी छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े उसके अंदर भर दिए। उसके बाद क्या करा कि ऊपर एक निकास नली लगाई, बर्तन में ही एक ऊपर जैसे टंकी में टोटी लगी होती है, बिल्कुल ऐसे ऊपर एक निकास नली लगाई। निकास नली संघनित्र, कंडेंसर जिसे बोलते हैं, जहां चीजें ठंडी होंगी आकर के, संघनित्र को लगाया। संघनित्र से जुड़ी हुई एक चिमनी को लगाया। चिमनी भट्टे वाली आप लोगों ने देखी होगी, भट्टा देखा सभी लोगों ने,
भट्टे में जो ऊपर जो वो स्तंभ होता है, खंबा टाइप का, उसको चिमनी बोलते हैं। और जहां पर भी भट्टियां वगैरह जलती हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा पाइप लगा दिया जाता है जिसे चिमनी कहते हैं। चिमनी लगाई, इस चिमनी के माध्यम से जो है वो कास्ट गैसेस, जब लकड़ी जलेगी तो गैसें निकलेंगी ना। अब यहां से यहां तक निकलने में कोई जगह तो है नहीं, तो गैसेस यहाँ आकर के पास आउट हो जाएंगी। वो गैसें कौन कौन सी होंगी? एक तो CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी बहुत ज्यादा होंगी जाकर के। ठीक है, उसके बाद चिमनी से जुड़ा हुआ देखो यहाँ गैसें तो ऊपर निकल गई, द्रव होगा भारी, तो यहां से ऐसे नीचे बहता हुआ सीधा आएगा सीटिंग टैंक में। और सीटिंग टैंक में थोड़ी देर ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पर दो तरीके की परतों में वो टूटेगा, एक भूरे रंग की परत, एक काले रंग की परत। जो भूरे रंग की परत है वो पायरोलिग्नियस अम्ल है, जो काले रंग की परत है उसको हम कहेंगे कास्ट टार। बात सभी की क्लियर हो गई होगी, समझ में आया होगा। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा? चित्रानुसार एक भट्टी में, सबसे पहले भट्टी होगी ना, चित्रानुसार एक भट्टी में सूखी लकड़ियों से भरे हुए लोहे के बर्तन को रखा। इतनी बात समझ में आई? लेकिन जैसे जैसे जो चीज करेंगे वही चीज आपको यहां लिखना है। चित्रानुसार यहां हम लाइन खींचे दे रहे हैं ताकि ये चीज आपकी अलग रहे। चित्रानुसार एक भट्टी में सूखी लकड़ियों को लेकर, और सूखी लकड़ियों को किसमें लिया? लोहे के बर्तन में। एक भट्टी में लोहे के बर्तन को सूखी लकड़ी भर कर रखा। इतनी बात समझ में आ गई? एक भट्टी में लोहे के बर्तन को सूखी लकड़ी भरकर रखा, एक भट्टी के अंदर जो है वो रख दिया। आप अपनी तरफ से भी अपनी भाषा को ऐड कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे, बस ये है कि धारा प्रवाह होनी चाहिए भाषा। अब बर्तन को रखा, बर्तन के बाद देखो ऊपर बर्तन में क्या लगी हुई दिख रही है आपको? निकास नली। निकास नली से क्या जुड़ा? जल संघनित्र। जल संघनित्र से क्या जुड़ी? चिमनी। और चिमनी से क्या जुड़ा? सिटिंग टैंक। ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना है, तो लिखेंगे चल करके, बर्तन के ऊपरी सिरे पर एक निकास नली को लगाया, बर्तन के ऊपरी सिरे पर निकास नली को लगाया। अब बताओ, अच्छा इस निकास नली का जो एक सिरा तो बर्तन में जुड़ गया, दूसरा सिरा इसका कहां जुड़ा जाकर के? संघनित्र से। तो आगे लिख देंगे निकास नली को लगाया जिसका दूसरा सिरा संघनित्र से जोड़ा। पहले ये पूरी बातें आपको लिखनी है। अब संघनित्र से जोड़ दिया, संघनित्र को किससे किससे जोड़ा? चिमनी और सिटिंग टैंक से। तो लिख देंगे संघनित्र को चिमनी तथा सिटिंग टैंक से जोड़कर, अब इतना सब कुछ जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद भट्टी में ईंधन भर करके वायु की अनुपस्थिति में इन लकड़ियों को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जोड़कर लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को वायु की अनुपस्थिति में
जलाया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भर करके ईंधन की सहायता से सूखी लकड़ियों को वायु की अनुपस्थिति में जलाया। अंदर का टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट 400 से 500 डिग्री सेल्सियस का होगा जाकर के। इतना हाई टेम्परेचर पर गर्म होगा लकड़ी जब ज्यादा लोगे आप, तब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस का अंदर का टेम्परेचर होगा, अपने आप लकड़ियां सुलगना शुरू हो जाएंगी। तो ये लिखा है वायु की अनुपस्थिति में जलाया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर ऊपर बताएं। अनुपस्थिति में जलाया, जब आप जलाएंगे तो हमने बताया यहां से क्या क्या चीजें निकलेंगी, काष्ठ द्रव और काष्ठ गैस। ईंधन तो यही रहेगा, ईंधन थोड़ी ना ऊपर जाएगा। तो लिखेंगे जिससे, आगे लिख देंगे जिससे काष्ठ द्रव तथा काष्ठ गैसें निकली। अब द्रव तो संघनित्र में ठंडा होगा और सीटिंग टैंक में चला जाएगा, और जो गैसें होंगी वो चिमनी के माध्यम से कहां चली जाएंगी, बाहर। तो आगे लिख देंगे जिससे काष्ठ द्रव तथा काष्ठ गैसें निकली। काष्ठ गैसें चिमनी के माध्यम से, चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, तथा काष्ठ द्रव ठंडा होकर सिटिंग टैंक में एकत्रित हो जाता है। ठंडा होकर के सिटिंग टैंक में एकत्रित हो जाता है। अब बताओ, अच्छा ये जो द्रव काष्ठ द्रव है, जब ये एकत्रित होगा तो ये कई तरीके की परतों में विभाजित होगा। 2 परतों, एक भूरे रंग की परत और एक काले रंग की परत। तो यहीं पर नीचे लिख देंगे चल करके, जो कुछ समय पश्चात, नीचे लिख देंगे जो कुछ समय पश्चात 2 परतों में विभाजित हो जाता है। नंबर, पहली परत होगी ऊपरी परत, कलर इसका होगा भूरा, ऊपरी परत भूरे रंग की, यहां लिख देते हैं भूरे रंग, ऊपरी परत भूरे रंग की, यहां कोष्ठक हटा दो, भूरे रंग की, जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। दूसरी निचली परत किस कलर की है, काले रंग की, जिसे काष्ठ तार कहते हैं। इतना आपको पहले बताना होगा जब ये आप चित्र बना करके ले जाएंगे, एग्जामिनर साहब आपसे पूछेंगे। अब इसमें पूछा जाएगा कि ये चिमनी क्यों लगाई गई, संघनित्र क्यों लगाया गया, सिटिंग टैंक में उसको ठंडा करा तो कितने कलर की परतों में ये विभाजित हुआ। तो चिमनी किस लिए लगाई गई, जिस तरीके से भट्टे में चिमनी लगाई जाती है, भट्टे में ईंटें नहीं होती ऊपर तक, नहीं आप समझे कि ऊपर तक ईंटें लगी होती है वो जलता है, ईंटें नीचे होती हैं, और जब उनमें आग लगाई जाती है तो उसके धुएं को निकालने के लिए बीच में सेंटर पॉइंट पर एक बड़ी सी चिमनी लगाई जाती है।
सारा धुआं जो है वो वहीं से बाहर चला जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी एक चिमनी, हमने भट्टी की नुमा एक चिमनी लगाई, जिससे कि जितनी भी हमारी गैसें निकलेंगी लकड़ी के जलने के बाद वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है। यहाँ पर संघनित्र में क्या होगा कि जो यहाँ से द्रव निकलेगा, काष्ठ द्रव और काष्ठ गैसें तो कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो सीधी पास आउट हो जाएंगी। जो काष्ठ द्रव होगा वो यहाँ ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ऐसे नीचे उतर के सीधा सिटिंग टैंक में चला जाएगा। बात क्लियर हुई? बर्तन लिया, इसमें 500 डिग्री सेल्सियस तक लगभग गर्म कर दिया। तो दो तरीके की परतें बनी, भूरे रंग की, काले रंग की। भूरे रंग की परत को क्या कहेंगे? पायरोलिग्नियस अम्ल। अब पूछा जाए कि पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है? एक तो परिभाषा यही कि जब लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो सिटिंग टैंक में दो तरीके की परतों में काष्ठ द्रव विभाजित हो जाता है। पहली ऊपरी परत जो भूरे कलर की है उसे हम काष्ठ द्रव कहेंगे, और जो नीचे वाली परत है उसे हम काष्ठ तार कहेंगे। आपको पूरी भाषा आपको ये समझ में आ गई होगी। एक लोहे की भट्टी ली, उसमें एक बर्तन लिया, उसमें सूखी लकड़ियों को डाला, ऊपरी सिरे पर निकास नली को लगाया, निकास नली से संघनित्र को जोड़ा, संघनित्र से चिमनी और सिटिंग टैंक को जोड़ा। अब ईंधन की सहायता से लोहे के बर्तन को गर्म किया वायु की अनुपस्थिति में। इससे काष्ठ द्रव और काष्ठ गैसें निकास नली से होती हुई संघनित्र तक पहुंची। संघनित्र में काष्ठ द्रव ठंडा हुआ, काष्ठ गैसें चिमनी के माध्यम से बाहर निकल गई और द्रव जो है वो ठंडा होकर के सिटिंग टैंक में एकत्रित कर लिया गया, जो थोड़े टाइम के बाद, जैसे सरसों का तेल लाते हैं तो एकदम नहीं होता है, गाद एकदम नहीं बनती है। जब उसको काफी लंबे समय तक आप रखेंगे तो कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब है घंटे 2 घंटे की, जब आप उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो अपने आप ये दो तरीके की परतों में वियोजित हो जाएगा। जो ऊपर की भूरी परत होगी वो पायरोलिग्नियस अम्ल, और जो नीचे की परत होगी वो होगी आपकी काष्ठ तार। अब आपको लग रहा होगा यहाँ तो मेथिल एल्कोहल का तो नाम ही नहीं आया, यहाँ तो आपने पायरोलिग्नियस बनाया, जबकि हमारी ऊपर हेडिंग पड़ी हुई लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। बस अब इसी में तो छुपा हुआ है मेथिल एल्कोहल। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर नीचे बता देना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने लगभग चीजें कंफर्म हुई, लेकिन अभी भी हमारे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये पायरोलिग्नियस अम्ल क्या चीज है, क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके का एसिड आया है ना, पायरोलिग्नियस अम्ल। तो देखिए पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है। आप एक काम करिएगा, नीचे नोट करके ये चीज लिख दें, या अपना कहीं पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बना रहे हैं वहां कहीं पायरोलिग्नियस अम्ल लिख दें, कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पायरोलिग्नियस अम्ल से हमें बनाना है। पायरोलिग्नियस अम्ल जो है वो हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है। पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है ये आप पहले जाने। तो पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है ये अपना कहीं नोट कर लीजिए साइड से, ये आपसे पूछा जरूर जाना है। अगर लकड़ी का भंजक आसवन आपने किया है लैब में तो पायरोलिग्नियस अम्ल पूछा जरूर जाएगा, और बोर्ड परीक्षा में यही से पूछा जाता है, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल का निर्माण कीजिए। तो अब आप गौर करके पायरोलिग्नियस अम्ल की परिभाषा लिख लें। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त भूरे रंग के द्रव को पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त भूरे रंग के द्रव को पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। ये तो आपको पहले से ही मालूम, इसमें नया क्या है। अब आगे इसमें CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल, कामा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, कामा CH3COCH3। अब यहां पर CH3COCH3CO यानी कीटोन है, डाइमेथिल कीटोन, लेकिन हमने आपको बताया था इसको एसीटोन भी कहते हैं। तो एसीटोन यहां जानेंगे, CH3COCH3 यानी एसीटोन, और
जल H2O, इसमें मेथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसीटोन और जल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो पायरोलिग्नियस अम्ल किन किन यौगिकों का मिश्रण होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल 4 यौगिकों का मिश्रण होता है। कौन कौन से? मेथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसीटोन और साथ में जल। इन मिश्रण को हम कहते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। ये अपना कहीं पर भी पीछे लिख लेना, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। पहले नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। तो नीचे ही हेडिंग डालेंगे, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल का निर्माण। अभी तक तो सिर्फ आपने लकड़ी के भंजक आसवन से पायरोलिग्नियस अम्ल निकाला है। अब आता है मेन टॉपिक, यहाँ से पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। पायरोलिग्नियस अम्ल, अच्छा आप बताइए कि पायरोलिग्नियस अम्ल में जो चारों मिश्रण होते हैं वो किस चीज के होते हैं? पहला क्या आपने बताया? मेथिल एल्कोहल CH3OH। दूसरा क्या है? एसिटिक अम्ल CH3COOH। तीसरा क्या है? एसीटोन CH3COCH3। और चौथा क्या है आप? जल H2O। चारों मिश्रण के, चारों यौगिकों के मिश्रण को कहते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। अच्छा, आपने ये तो देखा ही है, मेथिल एल्कोहल किस अवस्था में होता है? द्रव। एसिटिक अम्ल सिरका होता है, ये भी द्रव। जल तो सभी ने देखा, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये भी द्रव। एसीटोन थिनर को बोलते हैं, थिनर मार्केट में मिल ही जाता है। पेंट की जब घरों में पेंट होते हैं तो थिनर आता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? द्रव। यानी चारों जो है वो ये द्रव है। अब हमें क्या करना है? पहले इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, तब जाकर के कहीं हमारा मिलेगा जाकर के मेथिल एल्कोहल। अब कैसे हटाएंगे? 4 तरीके के द्रव हैं। क्या हम छन्नी लेकर के छान करके अलग अलग कर सकते हैं उसको? क्या आप ऐसे मान लीजिए कि पानी है और पानी में दूध मिला दिया गया, 2 तरीके के अलग अलग द्रव हुए थे। अब उनको हमें अलग अलग करना है, तो क्या हम छान करके या छन्नी लगा करके, फिल्टर पेपर लगा करके, किसी ऐसी विधि से उन दोनों को आप अलग कर सकते हो? नहीं अलग कर सकते। छन्नी से छानोगे वो दोनों चीजें बाहर निकल जाएंगी। मतलब अगर हमें इन चीजों से यहां से एक एक करके अलग करना है तो हम छान करके तो इन्हें नहीं निकाल सकते। कि अगर एक ठोस होता, एक द्रव होता, तो ठोस तली में बैठ जाता, द्रव ऊपर होता, छन्नी लगा करके छान लेते, ठोस छन्नी में रुक जाता, द्रव नीचे चला जाता। मिल गया। मुसीबत यहां पर ये आ गई है कि चारों ही द्रव है और चारों को हमें अलग करना है। यही बात भी पूछी जाती है कि इनको अलग कैसे करेंगे जाकर के। आप देखिए, 2 द्रवों को अगर हम गर्म करके, उबाल करके अलग करते हैं तो ऐसी विधियों को हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन। अब जैसे कहा गया कि आपके पास एक गिलास पानी है और उसमें थोड़ी सी शराब मिला दी गई। आपके पास सिर्फ एक गिलास पानी है, सिर्फ एक गिलास, और उसमें शराब मिला दी गई, लेकिन आप शराब पीना नहीं चाहते, आप पानी ही पीना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप बताएं? कैसे अलग करोगे? गिलास, आपके पास पानी सिर्फ एक ही गिलास है, कैसे अलग करोगे उनको? उनको अलग करने, छानोगे तो छन्ने से तो नहीं, अगर आप छानोगे तो दोनों चीजें वापस चली जाएंगी। उनके बीच में पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। देखो, अगर जल है, जल का क्वथनांक सभी को मालूम कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसी में कोई ऐसा मिश्रण मिला हुआ है जो इसी के लगभग टेम्परेचर समान है, 99, 100, 100.1, तो ऐसे द्रवों को हम प्रभाजी आसवन द्वारा भी अलग नहीं कर सकते। एक उबलेगा फट से, दूसरा भी उसके साथ में पीछे चलता चला जाएगा। जिनके क्वथनांक में बीच में काफी डिफरेंस होता है, उनको हम उबाल करके गर्म कर सकते, अलग कर सकते हैं।
जैसे यहां है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है लगभग 64.5 डिग्री सेल्सियस, और एसिडिक अम्ल का होता है 119 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस, और जल का तो सभी को मालूम 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब कहा गया कि चलो एक काम करते हैं, इनको उबाल करके गर्म करके अलग कर देते हैं। उबालते हैं, जिसका टेम्परेचर पहले आ जाएगा वो गर्म करके वाष्पीकृत हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो बचेगा। तो अच्छा चलो बताओ, चाहे इसको उबालोगे तो सबसे पहले कौन गायब हो जाएगा? सबसे पहले टेम्परेचर तुम्हें कौन सा मिलेगा? 56 डिग्री सेल्सियस, जो कि एसीटोन, वाष्पीकृत हो गया। आपके पास 3 बचे, मेथिल एल्कोहल, एसिडिक अम्ल और जल। अब उसके बाद कौन सा टेम्परेचर आएगा? ये वाला 64.5 डिग्री सेल्सियस। तो जब मेथिल एल्कोहल भी गायब हो गया और हमें यही बनाना है, तो फिर हमारे पास बचा क्या? एसिटिक अम्ल और जल। हमें एसिटिक अम्ल बनाना ही नहीं। अगर हमें यहाँ एसिटिक अम्ल बनाना होता तो हम डायरेक्ट प्रवाही आसवन कर देते, गर्म कर देते और सारी चीजें बाष्पीकृत हो जाती, और एसिटिक अम्ल 119 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिल जाता जाकर के। हमें बनाना मेथिल एल्कोहल जिसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एक करके धीरे धीरे करके हम हटाना शुरू करें रासायनिक विधियों द्वारा। पहले हम एसिटिक अम्ल को हटाएं, एसिटिक अम्ल हट जाएगा, फिर उसके बाद हम जल को हटाएं, और जब एसिटिक अम्ल और जल दोनों हट जाएं फिर बचेगा मेथिल एल्कोहल और एसीटोन। फिर इन्हें दोनों को प्रभाजी आसवन यानी उबाल करके एसीटोन को गायब कर दो, मेथिल एल्कोहल को निकाल लो। तो अब इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखा? पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल का निर्माण। हेडिंग डाल लेंगे और लिख लेंगे चल करके। लिखें, पायरोलिग्नियस अम्ल को पायरोलिग्नियस अम्ल को सबसे पहले हमें एसिडिक अम्ल हटाना है। पायरोलिग्नियस अम्ल को तांबे के बर्तन में, पायरोलिग्नियस अम्ल को तांबे के बर्तन में भरकर, तांबे के बर्तन में भरकर आसवन करते हैं। आसवन करते हैं, तांबे के बर्तन में भर करके उसका आसवन करेंगे। पायरोलिग्नियस अम्ल जो भी होगा उसको कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में भर लेंगे जाकर के। सबसे पहले जो है वो हम इसमें एसिटिक अम्ल को हटाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले इसकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस से कराएंगे। जिसमें एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस और बाहर Ca। कैल्शियम एसीटेट में परिवर्तित होकर तली में बैठ जाता है। एक काम खत्म कर दिया आपने। पायरोलिग्नियस अम्ल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, जिससे जो एसिटिक अम्ल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट में परिवर्तित होगा और तली में बैठ जाएगा, यानी एसिटिक अम्ल का काम खत्म। एसिटिक अम्ल को हमने कैल्शियम एसीटेट में बदल दिया। अब बचे हुए हैं 3 चीजें,
मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और H2O। तो नीचे लिख देंगे शेष मिश्रण को चूने से भरे बर्तन में कुछ दिन के लिए, शेष मिश्रण को चूने से भरे बर्तन में कुछ दिन के लिए रख कर छोड़ देते हैं। अब आपको मालूम है कि जो चूना होगा वो जल को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है। तो चूना क्या करेगा, यहां से जो जल है उसको कर लेगा अवशोषित। चूने के बर्तन में, इस शेष मिश्रण को चूने से भरे बर्तन में कुछ दिन के लिए रखकर छोड़ देते हैं, जिससे चूना जल को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जल को भी खत्म कर दिया, एसिटिक अम्ल को भी खत्म कर दिया, जल को भी खत्म कर दिया। अब बचा क्या क्या है, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। लिख देंगे चल करके, शेष मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH तथा एसीटोन CH3CO CH3 के मिश्रण को प्रभाजी आसवन, यानी अब इन्हें आप गर्म करके उबाल दो, चले जाएंगे। एसीटोन का जो होता है 56 डिग्री और मेथिल अल्कोहल का होता है 64 डिग्री। तो शेष यानी CH3OH तथा एसीटोन के मिश्रण को प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार लकड़ी के भंजक आसवन से CH3OH मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अब आपको थोड़ी सी ये बड़ी विधि लग रही होगी, लेकिन अगर इसे 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। सूखी लकड़ी को लेना है, जलाना है, पायरोलिग्नियस अम्ल बनाना है। उस पायरोलिग्नियस अम्ल को सबसे पहले जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, जिससे एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसीटेट में बदल जाएगा। बचे हुए मिश्रण को चूने के बर्तन में रख देंगे, पानी सोख लेगा। शेष बचे हुए मिश्रण यानी मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग कर लेंगे और इस तरीके से हमारा जो है वो मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये है आपका इतना बड़ा जो है वो आपका मेथिल अल्कोहल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। एक छोटी सी विधि जल गैस वाली और है, उसको कंप्लीट करा दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग मेथिल अल्कोहल की औद्योगिक विधियों में दूसरी विधि, जल गैस के द्वारा जो है वो मेथिल अल्कोहल का निर्माण। ये लास्ट विधि है, यहाँ से अल्कोहल का चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगले वाले टॉपिक में हमारे फिनॉल चालू होगा। याद है। अब सवाल आता है कि जल गैस क्या होता है। पहले हमको ये पता हो कि जल गैस क्या होता है, तो पहले आप हेडिंग डाल लेंगे जल गैस। इसमें लिख लें चल करके, रक्त तप्त, खून जैसी एकदम लाल, अंगारा एकदम होता है। रक्त तप्त कोक, कोक कोष्टक में हम लिख देंगे कार्बन, कोक यानी कार्बन। रक्त तप्त कोक पर रक्त तप्त कोक पर जल की
जल की भाप प्रवाहित करने से जल गैस प्राप्त होती है। रक्त तप्त, रेड हॉट एकदम। कोक यानी कार्बन पर जल की भाप यानी जल का फार्मूला हो गया H2O। और कार्बन जो कोयला है वो एकदम बिल्कुल रेड हॉट होना चाहिए, गर्म, बिल्कुल अंगारा, एकदम लाल, रेड हॉट। रक्त तप्त कार्बन पर गुजारते हैं तो बनता है हमारा जल गैस। अब जल गैस क्या होगी, देखो यहां से ऑक्सीजन निकल करके कार्बन के साथ जाएगा तो मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बना H2O। यही पूरी है हमारी जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को जल गैस कहते हैं। या रक्त तत्व के ऊपर जब जल की भाप प्रवाहित की जाती है तो जल गैस प्राप्त होती है। ये रहा आपका, ये है भाप। पानी नहीं होगा, नहीं पता लगा कोयले के ऊपर आप जो है वो पानी डाल रहे तो वो तो बुझ जाएगा। भाप प्रवाहित करनी है, उसकी गर्म करके उबली हुई भाप इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे तो ये चीज निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी को कहेंगे जल गैस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो जल गैस, तो जब आपने जल गैस जान ली है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस कहते हैं, तो अब अगला आने वाला क्वेश्चन है कि जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। तो हीरिंग क्या पड़ी है, जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। देखो क्या लिखा, जब जल गैस का मतलब हो गया है जाकर के आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हम जल गैस कहेंगे इतने को। ये है आपका जल गैस। जब जल गैस तथा हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है, H2 के मिश्रण को कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, इनकी उपस्थिति में जो क्रिया कराते हैं CuO, ZnO और Cr2O3, CuO प्लस ZnO Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसे उच्च ताप व उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो बनता है मेथिल अल्कोहल। तो देखो ये हो गया जल गैस, ये हो गई हाइड्रोजन गैस, ये इसकी उत्प्रेरकों की उपस्थिति हो गई। अब बनाना है यहाँ मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। दो हाइड्रोजन यहां से उठा लो, एक यहां से उठा लो तो CH3 हो गया, और एक O एक H के साथ जोड़ दो तो सीधा सीधा बन गया जाकर के CH3OH, मेथिल अल्कोहल। ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछी गई है, इसलिए जो है वो इसको ध्यान से तैयार करो। लकड़ी के भंजक आसवन वाला जो है वो बोर्ड परीक्षा में पायरोलिग्नियस अम्ल से पूछा जाता है। पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो पायरोलिग्नियस अम्ल को पहले जो है वो हम लोग जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, फिर उसे चूने से भरे बर्तन में रख देंगे, फिर प्रवाजी आसवन करा देंगे। तो इस तरीके से हमारा आज मेथिल अल्कोहल का टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसमें आपकी कोई समस्या हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अल्कोहल चैप्टर अब यहाँ से हुआ है समाप्त। अगला टॉपिक अल्कोहल के बाद है क्या चीज, फिनॉल। फिनॉल शुरू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग जो है बने रहिए। कोई समस्या हो तो आप उसको पूछिए, बाकी आप लोग तैयारी करिए। कोशिश करिए कि लकड़ी के भंजक आसवन वाला जो है वो चार्ट पर आप बनाइए उसको, उसका बायवा सरल होता है तो उसको आप बनाइए। ना समझ में आया हो तो दोबारा आप कमेंट बॉक्स में हमसे कोई चीज जो ना समझ में आई हो वो पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।